नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में बात करेंगे ऑनलाइन गेम के गेम ओवर के बारे में। ऑनलाइन गेमिंग बिल पारित होने के बाद देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है। गेम ऑफ स्किल कहे जाने वाले फैंटेसी प्लेटफॉर्म को लेकर टकराव कायम है। कुछ दिन पहले कुछ गेमिंग कंपनियों के कोर्ट जाने की तैयारी की खबर सामने आई थी और अब तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने भी इसे लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर कड़ा ऐतराज जताते हुए फैसले को गैर संवैधानिक बता दिया। इन सरकारों ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है, तो वहीं कुछ फैंटेसी कंपनियां अब भी टकराव के मूड में हैं, जबकि कुछ ने अपने काम को नया रूप देने की कोशिश शुरू कर दी है, दिशा शुरू कर दी है। एक आंकड़े के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में हर साल लोग 20,000 करोड़ रुपए तक गंवा रहे हैं। देश में करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग से मालामाल होने के चक्कर में इसके जाल में फंसते नजर आते हैं। इससे निपटने के लिए सरकार ने सदन में ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया। बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह अब एक पूर्ण कानून बन गया है, लेकिन अब इसका विरोध शुरू होने लगा है। इस पूरे बिल को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। कुछ राज्य सरकारें जो हैं वो भी इस बिल का विरोध कर रही हैं, तो कुछ जो कंपनियां हैं वो भी इस बिल का विरोध करना शुरू कर चुकी हैं। तो दूसरी ओर कुछ कंपनियों ने अपने कारोबार को समेटना शुरू कर दिया है और कुछ कंपनियों ने अपने कारोबार को नई दिशा देनी शुरू कर दी है, यानी कि नए सिरे से वो अपने प्लेटफॉर्म को रन करेंगी। तो ऐसे में लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई नजर आ रही है भारत में। लेकिन जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बड़े हैरान करने वाले हैं, बड़े परेशान करने वाले हैं, क्योंकि भारत में जो भारत के युवा हैं वो करीब हर साल 20,000 करोड़ रुपए गंवा देते हैं, ये सोचकर कि शायद वो मालामाल होंगे, ये सोचकर कि शायद वो लखपति करोड़पति बन जाएंगे गेमिंग ऐप पर पैसा लगाने के बाद। लेकिन उनके साथ होता उल्टा है। वो बल्कि पैसों को हारते हैं, बल्कि वो लाखों रुपए, हजारों रुपए हार जाते हैं, अपने मेहनत की कमाई हार जाते हैं, अपने माता पिता की मेहनत की गाढ़ी कमाई को हार जाते हैं। कई वाकये आपने भी सुने होंगे, देखे होंगे और खबरों में इंडिया न्यूज़ ने भी आप तक पहुंचाई होंगी जानकारियां, जहां बच्चों ने गैम्बलिंग की और उन्होंने जो ये ऐप है उनके ऊपर पैसा लगाया और अपने माता पिता की गाढ़ी कमाई को, सालों की सेविंग को पल भर में खत्म कर दिया। भारत में गेमिंग में रोजाना डायरेक्ट रोजगार 50,000 से अधिक इनडायरेक्ट रोजगार है। 1 लाख से अधिक कॉन्ट्रैक्ट जो है तैयार करने वाले 10,000 से अधिक हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर भारत में गेमिंग के रोजगार को लेकर बात की जाए तो गेमिंग में किस तरीके से रोजगार है उसको लेकर बात की जाए तो डायरेक्ट 50,000 से अधिक रोजगार जो है वो इससे मुहैया करवाए गए हैं। 1 लाख से अधिक लोग जो है वो इनडायरेक्ट इससे रोजगार पाते हैं, यानी कि डायरेक्टली ना इससे ज्वाइन होकर इनडायरेक्टली जो है वो इससे जुड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े हैं कि करीब करीब 1.5 लाख लोग कह सकते हैं कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर रोजगार पाते हैं। भारत में प्रमुख ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को लेकर बात की जाए तो कुछ इस तरीके से ये कुछ प्रमुख कंपनियां हैं, जिसमें ड्रीम 11 सबसे नंबर 1 पर है। इसके बाद माई 11 सर्कल है, मोबाइल प्रीमियर लीग है MPL, और गेम्स 24/7 है, गेम्स क्राफ्ट, जूपी, विंजो, डेल्टा कॉप्स, पोकरबाजी, 99 गेम्स और जंगली गेम्स। ये वो कंपनियां हैं जो प्रमुख रूप से ज़्यादातर लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि सबसे चर्चित, सबसे नामी ये कंपनियां हैं जहां पर लोग आते हैं, खेलते हैं, पैसे लगाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद वो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये लगाकर लाखों रुपए, हजारों रुपए जीत जाएं। लेकिन जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले, परेशान करने वाले, कि छोटी छोटी रकम लगाकर लोग अपने बड़े बड़े पैसे हारते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं और 20,000 करोड़ रुपए सालाना भारतीय युवा, भारतीय लोग जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से हार जाते हैं। तो ये आंकड़े बड़े हैरान करने वाले हैं, ये आंकड़े बड़े परेशान करने वाले हैं, जिस तरीके से यहाँ पर भारत में युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत लग चुकी है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग यूजर्स को लेकर बात करें तो जेंडर वाइज परसेंटेज कुछ इस तरीके से है, जिसमें पुरुष 66% हैं तो वहीं महिलाएं 44% हैं, यानी कि महिलाएं भी इसमें कुछ खास पीछे नहीं है। महिलाओं के द्वारा भी इन ऑनलाइन गेम्स एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है और डायरेक्ट मनी इसमें जो है इन्वेस्ट की जाती है, डायरेक्ट पैसे जो हैं इन गेम्स में लगाए जाते हैं। और ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट को लेकर बात करें जिसमें टॉप 3 कंपनियां हैं। चीन को लेकर बात करें करीब 70 करोड़, भारत में करीब 59 करोड़, अमेरिका में करीब 21 करोड़। तो ये आंकड़े आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़े आंकड़े हैं। चीन और भारत टॉप 2 कंट्री में से एक। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए
ITV नेटवर्क के स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में। और सर, जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को लेकर बात करें, लंबे समय से विरोध देखने को मिल रहा था और उन माताओं पिताओं को भी हमने देखे, उनके आंसुओं को भी देखा जिनकी सालों की गाढ़ी कमाई थी, बचत की हुई कमाई थी, जिन्हें पल भर में उनके बच्चों ने गंवा दिया। तो ऐसे में क्या सरकार ने इस पर अब रुख लिया? तो लेकिन क्या सर आपको लग रहा है ठीक कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर विरोध होता हुआ भी नजर आ रहा है? जी हाँ, जिन्होंने सपने देखे थे, ऊंचे सपने देखे थे, उनका विरोध करना बहुत लाजमी है। क्योंकि अगर आप किसी की आदत लगा देते हैं, मात्र 1 रुपए में अगर आपको 50 रुपए मिल रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि भाई 50 गुना राशि यहां मिल रही है, तो मैं अगर 50 रुपए 49 रुपए लगाऊंगा तो मेरे पता नहीं कितने पैसे बन जाएंगे। वो सारा खेल अब, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि गेम इज ओवर, खेल खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये थी कि मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर और आतंकवाद में फाइनेंस करने तक के मामले आए थे, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला खड़ा हो गया था। इससे गंभीर मसला कोई हो नहीं सकता। और अगर आप देखें तो काफ़ी लोगों ने आत्महत्याएं की, और ये सबसे बड़ी घटनाएं, 32 घटनाएं इस तरह की कर्नाटक में देखने को मिली। और इसी तरह से अगर आप तमिलनाडु में भी 4-5 ऐसे मामले आए। अब देखिए, वहाँ पर इसका राजनीतिकरण होना बहुत ही स्वाभाविक है। जैसे कि आपने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि ये लोग अब कोर्ट जाने वाले हैं और सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले हैं कि वो गैर संवैधानिक है। अब आप ये देखिए ना कि आप तो खुद विरोध कर रहे थे, कर्नाटक ने सबसे पहले विरोध किया, सिद्धरमैया साहब की सरकार है वहां पर, कांग्रेस की, और वहां पर डीएमके की तमिलनाडु में सरकार है स्टालिन की। अब आपने तो विरोध किया, और जब आप ही के समर्थन में, या ये कहिए जैसा आप चाहते थे वैसा ही केंद्र सरकार ने किया और उससे भी कड़ा कदम उठाया, एक विधेयक लेकर आए आनन फानन में, जिसे कहते हैं, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। अब कंपनियां कह रही थी हमें तो समय नहीं मिला। अब आप, जब आपके मतलब की बातें थी, तो फिर आप विरोध किस बात का कर रहे हैं? इस बात के लिए कि राज्य का मामला है, ये अधिकार क्षेत्र में केंद्र सरकार के आता ही नहीं है। तो ये बड़ी बेतुकी सी ये बातें हैं। मेरे ख्याल से ये राजनीतिकरण किया जा रहा है और कुछ नहीं है। जैसा आपने कार्यक्रम के शुरू में बताया, इससे निश्चित तौर पर एक ये मील का पत्थर साबित होगा ये विधेयक। लेकिन इसका जो विरोध है, जिस तरह से कुछ ड्रीम 11 से लेकर तमाम कंपनियों के कोर्ट में जाने की बात थी, ड्रीम 11 बैकफुट पर आ गया, पीछे हट गया, लेकिन और कंपनियां अभी भी उसमें अड़ी हुई हैं। लेकिन जो कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार का कोर्ट में जाने की जो उन्होंने पहल की है कि हम अगले कुछ दिनों में उसकी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में जाएंगे और इस विधेयक को खारिज करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा अजीबोगरीब लगता है। जी मनोज जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि ये पूरा मामला बड़ा अजीबोगरीब लगता है, जब ये कानून बन चुका है, जब संसद से ये पास हो चुका है, पारित हो चुका है, राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है, तो अपने आप में पूर्ण रूप से कानून है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जाना, क्या आपको लगता है कि कोई हल इसका निकल पाएगा? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हल निकल पाएगा, क्योंकि बस यहां इनका जो मेन कहना है, 2-3 बातें हैं जिस पर ये पूरा ध्यान दिला रही हैं, खासकर जो कंपनियां हैं। उनका कहना है कि जब हमें 2021 में जो है इसको गेम ऑफ स्किल का नाम दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए, थोड़ा सा मैंने एक रिसर्च किया, उसमें बड़ी कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीजें सामने आई कि 1967 में 1967 में, जब आज की जनरेशन पैदा भी नहीं हुई थी, और उस दौर में गेम ऑफ रमी चलता था, और ये मामला जो है सत्यनारायण वर्सेस आंध्र प्रदेश सरकार के बीच में मामला आया था। तब हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि ये गेम ऑफ स्किल है, रमी को गेम ऑफ स्किल कहा था। इसी तरह से KR लक्ष्मण तमिलनाडु वर्सेस तमिलनाडु 1976 का जो केस था, उसमें भी ऐसा ही कुछ कहा गया था।